धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में है ज्योति दर्शन, सीप में है मोती दर्शन। दीप में। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की बहुत ही जानी मानी ऐसे समाज सेविका और आकाशवाणी के साथ जुड़ी हुई है आम्रपाली देसाई हमारे साथ है आज। आम्रपाली जी, आपका स्वागत और सम्मान करती हूँ। सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डी खुशहाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे आम्रपाली देसाई जी से, और जो एक समाज सेविका भी है और आकाशवाणी पे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी वो रह चुकी है, और अभी भी वो बहुत कुछ कर रही है। लेकिन जानेंगे हम उनसे ही, तो उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आम्रपाली जी, आपने जो समाज सेविका आप थी, तो किस तरह से आपकी शुरुआत हुई वो बताइए। हाँ, मैं समाज सेविका तो थी, लेकिन प्रोफेशनल समाज सेविका थी। मतलब मैं जो काम कर रही थी जी, वो ही स्लम्स में औरतों को और कारीगरों को ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का एक श्रमिक विद्यापीठ करके गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जी। उसमें मैंने 7-8 साल काम किया जी। वहाँ से फिर 1 साल मैं साबरकांठा में ट्राइबल महिलाओं के साथ काम करने के लिए गई थी जी। और मैंने उन औरतों के साथ भी बहुत अच्छा काम किया। और उसके साथ साथ में, क्योंकि आप डाउन ट्रोडन समाज से जुड़े होते हो, तो उनकी समस्याएं देख के फिर ये समझ में आता है कि हमारी समस्याएं तो है, लेकिन गरीब महिलाओं की समस्या बहुत ज़्यादा है। जी, और जी। उसके लिए वो जीना वही उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी उस दौरान नारी मुक्ति फेमिनिज्म की एक मूवमेंट शुरू हुई थी वर्ल्ड वाइड। जी जी। तो उसमें सूरत में शुरू करने का शुरुआत के जो 7-8 हम महिलाएं थी, मतलब उस दौरान तो हम लड़कियां थी। जी जी जी। तो उसमें सबसे सीनियर मैं थी और मैं डायरेक्ट, बाकी की स्टूडेंट्स थी और मैं डायरेक्ट स्लम्स में और ट्राइबल में काम कर रही थी। तो इस हैसियत से आप कह सकते हैं कि मैं समाज सेविका थी। जी 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 जी। तो इसके अलावा आपने क्या किया है आपकी लाइफ जर्नी में? उस दौरान तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा चलता था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ में जी। लेकिन उस दौरान मैं बहुत बीमार हो गई, क्योंकि दिन में 7-7 8-8 घंटे स्लम्स में घूमना फिरना काम करना, तो नेचुरली वो एनवायरनमेंट के हम आदी नहीं है, तो मैं बीमार हो गई जी। तो फिर मेरे पिताजी ने तय किया कि अब आप ये नौकरी छोड़ोगे। और वो नौकरी छोड़ के फिर मैं क्या करूँगी, वो भी एक समस्या थी जी। लेकिन उस दौरान आकाशवाणी की यूपीएससी से एडवर्टाइजमेंट आई, उसमें डायरेक्ट ऑफिसर के लिए थी और उसमें अप्लाई किया और वहाँ मेरा दिल्ली से सिलेक्शन हो गया। जी जी। तो इस तरह से मैं आकाशवाणी के साथ फिर जुड़ गई और वहाँ मैंने 28 साल 27.5 साल काम किया। जी जी। क्योंकि साहित्य के साथ मेरा कांस्टेंट संपर्क है। पहले पढ़ना अच्छा लगता था, फिर कुछ लिखना भी शुरू किया। जी, जी, जी। और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए फिर आकाशवाणी में दूसरा माध्यम मिल गया, क्योंकि वो आर्ट फॉर्म का ही माध्यम है। जी जी जी। तो बीच बीच में लिखती रही हूँ जी। और इस तरह से मेरा कला के साथ जुड़ाव रहा है। और आकाशवाणी में तो बहुत सारी कलाओं के साथ जी सीधा जुड़ने का मौका मिल गया आपको। हाँ। जी जी। तो वहाँ पे आपने जुड़ने के बाद आपने जैसे कहा कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रही,
लास्ट 10 ईयर्स और Last 10 years लास्ट में स्टेशन स्टेशन हेड रही, बट उससे पहले आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी। तो जब आप जुड़ी थी तब आपने किस तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पे किए थे, क्योंकि अभी की जनरेशन और पहले की जनरेशन में काफ़ी फ़र्क है। बहुत फर्क जी, है जी और ऊपर से सूरत में जो आकाशवाणी शुरू हुआ जी वो लोकल रेडियो स्टेशन का कंसेप्ट था जी, और जी। लोकल रेडियो स्टेशन 3 घंटे का ही था जी और उसमें जो आकाशवाणी का लार्जर फॉर्मेट है, सालों से चला आता है, जी उससे थोड़ा हटके था। जी बिल्कुल। तो जो मेरा फुटे है कि डायरेक्ट कॉमन मैन का इंटरव्यू लेके वहाँ ब्रॉडकास्ट करना, जी मतलब हर तरह के लोगों का इंटरव्यू लेना। तो आप जैसा काम मैंने बहुत सालों तक किया है आकाशवाणी जी, में। जी 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 जी। और वहाँ कोई बात कहूँ करके प्रोग्राम था, हमारे पहले स्टेशन डायरेक्टर विनय शंतानी थे जो जाने माने साहित्यकार है गुजराती जी के। जी जी तो उन्होंने इस कंसेप्ट को अपने ढंग से वो प्रोग्रामिंग शुरू किया और क्योंकि मेरा बेस भी था स्लम्स में और ट्राइबल में आम लोगों से जुड़ना, जी तो उसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया और वो जी। बात कहूँ जी, प्रोग्राम जी। करवाया था। जी। और फिर तो धीरे धीरे मुझे बहुत सारे, मतलब 10 सालों तक तो आकाशवाणी में जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे, वो पुलिस कमिश्नर हो, कलेक्टर हो या डीडीओ हो, कोई भी लेवल के हाईएस्ट अथॉरिटीज़ लोकली थी, जी उन जी। सब का इंटरव्यूज़ करना, लोकल इवेंट्स कवर करना, वो जी, सब करीब करीब मुझे ही करना पड़ता था। जी जी जी, क्योंकि मतलब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी हुआ, अनुभव भी हुआ। हाँ, हाँ। और काफ़ी ऐसे बड़े लोगों से मिलने का मौका भी आपको आकाशवाणी से मिल गया। हाँ, ये कह टफ सकते हैं। मौका मिला क्योंकि एसआर राव से इंटरव्यू करना वो बहुत बड़ी बात हो जाती जी, थी, वो जी। टाइम ही नहीं दे पाते जी, थे। जी लेकिन इसके साथ साथ में, क्योंकि मैं बेसिकली आर्टिस्टिक वो भी एक जी। और आकाशवाणी आर्ट का ही दायरा है, जी, जी, तो जी। उसमें ड्रामास करना और स्टोरीज रिकॉर्ड करना और डॉक्यूमेंट्री और फीचर बनाना, वो जी, सारे जी। इतनी तरह के प्रोग्राम्स, लाइट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, सबका जी, रिकॉर्डिंग जी, करना, जी जी जी। ये सब करने का मौका मिला और उसमें समय का भी ख्याल नहीं रहता और हाँ, काम बहुत करते। सेटिस्फाइंग लगता जी जी, था। मतलब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से लेके आप एक स्टेशन हेड तक की आपकी जो जर्नी रही आपने बताई। लेकिन आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है कि आज भी लोग भूल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से आकाशवाणी जब शुरू हुआ तब से अब तक काफ़ी सारी चेंजेस तो आए हैं, लेकिन सब ने सुना है आकाशवाणी क्या है। आकाशवाणी एक रेडियो है, बट सबके माइंड में है कि आकाशवाणी कुछ है। तो मैम, आपकी जर्नी जो रही इतनी 27 साल की, उसमें आपका वहाँ पे कुछ यादगार प्रसंग कोई रहा हो, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। यादगार प्रसंग तो वैसे तो बहुत सारे जी। कह सकते हैं, उसमें तो मैं किताब लिखने का सोच रही हूँ जी क्योंकि अच्छी बुरी बहुत घटनाएं होती है। सही हमेशा बात है। बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होता है ऐसा जरूरी नहीं नहीं होता है। सही बात है। और तो ये जगह भी नहीं है वो बात करने की। जी। लेकिन जो मैंने अपने ढंग से, जब मैं स्टेशन हेड बनी तो मैंने कुछ हटके करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट क्रिएटिव सोचने वाली व्यक्ति थी। तो जी। आकाशवाणी को स्टाफ को भी थोड़ी दिक्कत थी मेरी सोच से ऐसे प्रोग्रामिंग किया, क्योंकि बाहर का माहौल बदल रहा जी, था। जी। प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन आ गए, बहुत आ सारे गए थे और यूथ तो कम्प्लीटली वही सुनने लगा था। जी जी जी। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा रीडिज़ाइनिंग किया लोकली और उसमें एक बिंदास पूछ मने बधु आवड़े एक गेम शो मैंने इंट्रोड्यूस किया, जो कॉलेजेस में जाके मैं करवाती थी। और स्पेशली जो कॉलेज के टीचर्स थे उन लोगों को वो बहुत ही अच्छा लगा प्रोग्राम्स की, उसमें कंसेप्ट भी था। और ये जो बच्चे, ये एज ग्रुप है कॉलेज गोइंग, जी जी। तो उनको जो अपने इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करनी है, वो कि स्टडी का हो या फिर नौकरी का इंटरव्यू हो, जी। तो उसमें जो आईक्यू लेवल के सवाल होते हैं, तो ऐसी गेम ही उसमें इंट्रोड्यूस करी थी और कॉलेजेस में जाके करते थे। तो एक अलग माहौल था, एक कंसेप्ट था और उसमें लेना देना कुछ नहीं था कि अगर आप जीतते हो तो आपकी पसंद का गाना। जी जी जी। मतलब जो एक कमर्शियल माहौल बन रहा है अभी कि आप विनर हो तो कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए, फिजिकल कोई चीज़। यस यस। उससे हट के कि हम गेम हमेशा
खुशी के लिए खेलते हैं। जी वो मुझे एक मैसेज देना था देना और था। वो करीब 6 साल तक वो प्रोग्राम चला। जी 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 दूसरा 25 साल का सेलिब्रेशन किया था, उसमें ट्राइबल के डांसेस मैंने सूरत सिटी में करवाए वाह, और वो क्या भी पूरा एनवायरनमेंट ऐसा खड़ा करके। हमारी आकाशवाणी की जो कॉलोनी है उसमें बहुत बड़ा खुली जगह थी, तो वहाँ पूरा ट्राइबल विलेज का एम्बियंस खड़ा किया। मेरी सहेली थी, सहेली है बिनीता पंड्या, उसने वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। जी जी तो उसने इतना अच्छा बाम्बूज का और उसका सबका यूज़ करके वो स्टेज बनाया और टेराकोटा का भी पूरा डेकोरेशन करके बहुत खूबसूरत एक माहौल खड़ा किया। वो मेरे लिए लाइफ टाइम, हाँ, वो लाइफ एक टाइम याद के लिए अचीवमेंट कह सकते हैं आप हाँ, इसको। हाँ। जी जी जी। तो एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे साथ थी आम्रपाली देसाई, जो आकाशवाणी से ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रह चुकी है और स्टेशन हेड भी रह चुकी है। लेकिन अभी वो रिटायर हो चुकी है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी वो जो कहते हैं ना, महिलाओं को कुछ भी करना है, अगर उनको कुछ करना है, उनके मन में कुछ स्थान है तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। चाहे वो उनकी एज मायने नहीं रखती है कि मेरी एज हो गई, मैं रिटायर्ड हो गई, मैं घर पे रहूं। तो ये उन्होंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि जिस तरह से वो क्रिएटिव है, उनकी आकाशवाणी में भी काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटिव वर्क किए हैं, तो अभी भी वो कुछ कर रही है रिटायर होने के बाद भी। तो हम ज़रूर सुनेंगे उनको कि आप अभी क्या कर रही है। जी हाँ, ये सवाल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अभी मैं क्या कर रही हूँ जी। और अभी मैं इस उम्र के साथ जो करना चाहिए वो कर रही हूँ। समाज की मेंटल हेल्थ के लिए मैं काम कर रही हूँ जी। वो इसलिए कह रही हूँ एज के साथ कि हमारे घरों में पहले जो बुजुर्ग थे वो उसके पास जाके आप कोई भी मन की बात कह सकते थे। जी जी। और आपकी समस्या है, फ्रस्ट्रेशन है या कोई खुशी की बात है, कुछ भी बात कह सकते। अब जो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली होने लगा है और जिस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर भी बनने लगा है, उसमें खुल के बात करने की जगह ही करीब करीब ख़त्म हो गई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि मेरा वो सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है तो मैं उसका दोबारा उपयोग करूं और वो उस वर्ग के लिए कि जो सोसाइटी में ऐसे कहा जाता है कि वो बहुत सुखी वर्ग है जी, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या तो वहाँ ही है कि वहाँ बात करने के लिए कोई नहीं है। सब अपने अपने माहौल में बिजी है या हमेशा से बाहर सब कुछ अच्छा दिखाना है और हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है। जीवन में ऊंच नीच चलती है, कभी सुख है कभी दुख है। तो वो अपने पेन की बात या अपने फ्रस्ट्रेशन की बात कहाँ करे। तो इसलिए फिर मैंने एक स्पेस बनाई जी। एक मेरी ऑफिस है और उसका नाम रखा है गपशप, प्लेस टू टॉक। कि जहाँ के कोई भी अपनी मन की बात कह सके। जी। और मन की बात समस्या के भी आप करो तो जैसे जैसे आप अगर किसी के आगे बात बोलते जाते हो आप खुद भी सुनते हो और खुद के सुनने में आपको बहुत सारी आपकी समस्या के हल भी दिखने लगते हैं। जी। तो वो एनवायरनमेंट खड़ा किया, ना उसमें मेडिसिन है ना कोई थेरेपिस्ट हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि हमारे घर में बुजुर्ग थे, मेरी माँ मेरे साथ थी, तो मैं ऑफिस की सारी बातें या कोई भी बात उसके आगे खुल के कहती थी तो कभी कभी वो मुझे कनेक्ट करवाती, मेरी कोई समस्या अगर है और मैं उसको बोलती तो बोलती नहीं उस वक्त तूने ऐसा कहा था तो सोच के इसमें ये हो सकता है कि नहीं। जी। तब मुझे ध्यान आया कि जो बुजुर्ग है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। तो फिर अब मैं बुजुर्ग हूँ, बहुत प्राउड बुजुर्ग हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं सोसाइटी के लिए ये कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो आम्रपाली जी, आप जिस तरह से आपका स्पिरिट है और जिस तरह से आपने ये शुरू किया है गपशप टॉक, तो प्लेस टू टॉक या एक जगह है कि जहाँ आप जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको भी कुछ ज़रूरत हो तो ज़रूर इनके सेंटर में आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई भी नहीं सुन रहा है तो आम्रपाली देसाई ज़रूर सुनेंगी। और
बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और जिस तरह से आपकी लाइफ जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की। और ये हमारा शो था एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। हमारे साथ थी आम्रपाली देसाई। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए हमारे इस शो में। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाओं की इंटरव्यूज़ हमारे यहाँ से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि ये महिला क्या है, वो क्या करती है, किस तरह का काम समाज में करती है, हमारे माध्यम के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। बट जाते जाते एक लाइन, किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। और ये हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में। मिलते हैं वापस, तब तक के लिए नमस्कार।